जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ आपका द्वितीय CTRE 3.0 या फिर 4.0 एग्जाम के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन बुक लेकर आ गया हूँ। ये आप देख ही रहे हैं, एसके झा सर, है ना। एसके झा सर के द्वारा जो बुक आया हुआ है ना। उसका ये जो है आपका बुक जो है आपका दोस्तों साइंस के लिए है ना। NCERT, ठीक है, 6 to 12 के लिए है। ठीक है, इसमें आपका लगभग आपका NCERT वन लाइनर बुक है। ठीक है, इसमें 700 से ज़्यादा इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। जिसको मैं 2 वीडियो में इसमें एक वीडियो में आधा कर दूंगा, फिर दूसरे वीडियो में आधा लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। 6 से स्टार्ट है, NCERT आप पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन लाया गया है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। मैंने बहुत ही इसको ढूंढ कर ये आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, थोड़ा सा अपना क्वालिटी हाई करके देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला गया है दोस्तों, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मंड कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का रंग नीला काला हो जाता है। ठीक है, तो जो मंड होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। कैसे आप परीक्षण कर सकते हैं? आयोडीन से। और इस प्रक्रिया में मंड का रंग जो होता है दोस्तों नीला या फिर काला हो जाता है, याद रखिएगा। प्रोटीन का परीक्षण, अगर आपको प्रोटीन का चेक करना है तो इसके लिए आपको सल्फ्यूरिक अम्ल यानी नहीं, कॉपर सल्फेट यानी आपको CuSO4 का से किया जाता है इसका, है ना। इसमें प्रोटीन का रंग कैसा हो जाता है? तो बैगनी रंग हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये 6 क्लास के बुक आप NCERT का आप साइंस वाला बुक निकाल के देखिए, ये आपका शुरू ही चैप्टर में बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। मतलब देखिए, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान वाले करने वाला भोजन कहा जाता है। भोजन जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से मिलता है। विटामिन ए से आपको पता होगा कि त्वचा तथा आंख के लिए होता है। विटामिन ए से अगर विटामिन ए आपको मिल रहा है तो त्वचा का रोग या फिर आंख के सुरक्षा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन विटामिन ए की कमी से ये त्वचा या आंख के से आपको कम दिखने लगेगा या त्वचा खराब हो सकता है। ठीक है, विटामिन डी जो होता है अस्थि और दांत के लिए होता है, और विटामिन सी जो होता है रोग घाव के लिए प्रति सुरक्षा करता है। आगे है कि भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाती है। देखिए, भोजन को अगर आप गर्म करके खाते हैं तो विटामिन सी जो होती है ये आपका नष्ट हो जाती है। विटामिन सी आंवला से आपको प्राप्त होता है, पता ही होगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपको नॉलेज बता देता हूँ। ये जो विटामिन ए है आपको गाजर से सबसे ज़्यादा मिलता है। ये विटामिन डी जो है घाम, है ना, सूर्य का प्रकाश, उससे ज़्यादा मिलता है। और विटामिन सी जो होता है आपका आंवला से प्राप्त होता है। ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। आगे है कि भोजन को गर्म करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ये तो हम आपको बता ही दिए। रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है? साबुत अनाज, दाल, आलू, ताजा फल, है ना। ये इससे हम लोग को रुक्षांश मिलता है। या फिर साग सब्जी या रेशेदार, जितने भी सब्जियां खाते हैं रेशेदार सब्जी। ठीक है, रेशेदार सब्जी में आप क्या ले लेंगे? परोर हो गया, या फिर आपका सजना हो गया, या फिर उसमें रेशा रहता है जिसमें, या फिर आपका नेनुआ हो गया, है ना। ये सब जो होते हैं आपका रेशेदार सब्जी होते हैं, है ना। या फिर दाल हो गया, आलू, ताजा फल जिसमें रेशेदार होते हैं, है ना। वो सब जो होते हैं आपका वहां से रुक्षांश आपको मिलता है। वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाता है, और इसका उल्टा कठोर पदार्थ होता है। यानी जिस पदार्थ को आप आसानी से खरोच सकते हैं या फिर संपीड़ित कर सकते हैं, सिकुड़ा सकते हैं, उसको हम लोग कोमल पदार्थ बोलते हैं। और इसका ठीक उल्टा अगर देखा जाए तो वो सब कठोर होता है, हार्ड होता है, वो संपीड़ित नहीं होगा, उसको आप खरोच नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे है कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। कपास की प्राप्ति पौधे के फूल से होते हैं। कहाँ से होती है? पौधे के फूल से। सूखे पौधे की इंडियो से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। अनाज से भूसी अलग करना निष्पावन, है ना, निष्पावन कहलाती है, याद रखिएगा। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अवसादन या ऊपरी भाग में जो जो अलग करना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है, निस्तारण कहलाता है, निस्तारण। ठीक है,
मतलब जो मिश्रण के नीचे जो तल में निचवा बैठ जाता है, अवक्षेपन जो अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, उसको हम अवसादन बोलते हैं। और ऊपर वाले जो अलग भाग जो अलग करता है, उसको अलग भाग कर देता है, उसको हम लोग निस्तारण कहते हैं। छानने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निस्यंदन कहते हैं। और कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है वो विसर्पी लता कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्पी लता कहलाता है। आगे है पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है। जो आपका तने से जुड़ी होती है वो आपका क्या कहलाता है? पर्णवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। समानांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधा को का रेशेदार या जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का मूसला जड़े होता है। आगे है धुराग्र संधि गर्दन तथा सीरा को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? धुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने का काम करता है। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करता है। अस्थि को गति प्रदान के लिए दो पेशियां संयुक्त रूप से काम करती है। पक्षी का पंख जो होता है अग्रपाद रूपांतरण का रूप होता है। और केंचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सूक का उपयोग करते हैं। केंचुआ केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। घेघा पेशीय के पाद की सहायता से चलता है। आगे है मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी के वजह से मूत्र पतला या मल शुष्क होता है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है, ये आपको पता ही होगा। आगे है कि मरुस्थलीय पौधा में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। केचुआ त्वचा से सांस लेता है। केचुआ कहाँ से सांस लेता है भाई? तो त्वचा से सांस लेता है। मछली गिल्स से सांस लेती है, ये भी आप याद रखेंगे। युद्ध में धुएं के पर्दा के रूप में PH3 फास्फीन का उपयोग होता है। पौधे में श्वसन की क्रिया दिन या रात दोनों समय, जबकि आपका प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में ही होता है। प्रकाश तो दिन ही में न मिलता है, इसलिए। आगे है जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान की क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले हाथों से लंबाइयां मापने की प्रक्रिया शुरुआत मिस्र में हुआ था। कहाँ पे? पहले हाथ से लंबाई नापा जाता था, मिस्र में ये लंबाइयां मापा जाता था। आगे देखिए, ये देखिए आगे है कि मीटरी पद्धति की शुरुआत आपका 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया था, है ना जी। मीटरी पद्धति का आपका शुरुआत जो था आपका 1790 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था, फ्रांसीसी। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? ये इतिहास में आप पढ़े होंगे, 1789 ईस्वी में, याद रखिएगा। घड़ी के सेकेंड की सुई की गति क्या होता है? वर्तुली गति कहलाती है। ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव को आवर्त गति कहते हैं, ये तो आप पता ही होगा। एक निश्चित समय में, जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति देखे होंगे, एक निश्चित बिंदु पर आगे पीछे ऊपर नीचे करता है ना, वो आवर्त गति हो गया। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग दीप्त पिंड बोलते हैं। ठीक है, पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व होता है। विद्युत धारा की दिशा प्लस से, इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस होता है। मतलब देखिए, अगर विद्युत धारा की दिशा देखा जाए तो प्लस से माइनस की ओर जाता है और इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस की ओर जाता है। आगे है स्विच एक सरल युक्ति होता है जिसका उपयोग परिपथ को चालू या बंद करने में किया जाता है। फिलामेंट का टंगस्टन धातु का बना होता है, तो आपको पता ही होगा। बल्ब का फिलामेंट किसका? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। कि पतले तार का उपयोग करके बनाया जाता है। मैग्नेटाइट या चुंबक सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था। मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले चुंबक की खोज हुई थी। ठीक है, मैगलिन नाम के वैज्ञानिक ने खोज किया था, ये आपको पता ही होगा। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर या दक्षिण दिशा में रुकती है, ये तो आपको पता ही होगा। ज्यादातर उत्तर और दक्षिण दिशा में ही इसका क्या होता है? रुकाव होता है, अगर स्वतंत्र रूप से लटकाइएगा तो। इसलिए कहा जाता है उत्तर और दक्षिण दिशा के में आपका क्या सर करके नहीं सोना चाहिए। पूर्व पश्चिम में आप सोच सकते हैं। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में दो गो ध्रुव होते हैं, एगो दक्षिणी ध्रुव, एगो उत्तरी ध्रुव, आपको पता ही होगा, N और S। ठीक है ना, ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव चुंबक में। आगे है चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को
रगड़ने की दिशा चेंज करने से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। हाँ, ये बात तो है कि भाई चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा में चेंज करने से चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाती है। चुंबक को गर्म हथौड़ा से चोट मारने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाती है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। हाँ, तो देखिए भाई चुंबकत्व का गुण कब कब समाप्त हो सकता है, अगर आप छड़ चुंबक को आप रगड़िएगा, दिशा बदलिएगा या हथौड़ा से मार के चोट करिएगा या ऊंचाई से गिरा दीजिएगा तो उसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक होता है। क्या होता है प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण कौन है पूछेगा तो आप मैग्नेटाइट याद रखेंगे। नाक के बाल तथा श्लेष्मा काम जो होता है धूल कणों को अंदर ले जाने और अंदर जाने से रोकना। नाक का जो बाल होता है क्या करता है, ये धूल कण को अंदर जाने से रोकता है, ये तो आपको पता होगा। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल चक्र में वायु का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, आपको पता ही होगा। O2 श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए एक आवश्यक होता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उपयोग विधि को पोषण कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पतिया को पौधे का खाद्य फैक्ट्रिया कहते हैं। पतिया का पौधों का क्या कहते हैं, खाद्य फैक्ट्रिया कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसे पदार्थों कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचाता है। जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ता तक पहुंचाया जाता है। पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु के मदद से उपयोग करते हैं। कीटभक्ष पादप जो होते हैं, कीटभक्ष पादप यानी जो पेड़ पौधे कीट को खा जाते हैं, वो बीनस फ्लाई ट्रैप या फिर संडियू या आपका घटन पर्णी कहा जाता है। कौन कौन है कीटभक्ष पादप में, कौन कौन आते हैं, एगो बीनस फ्लाई ट्रैप और एगो है संड्रयु घटपर्णी, ये होता है। कवक नम एवं उष्ण स्थलों पर उगता है। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन या टूटने या विखंडन, यह प्रक्रम पाचन कहा जाता है। क्या कहलाता है, पाचन किसको कहते हैं, तो जटिल पदार्थ से सरल में पदार्थों में टूटना या परिवर्तन होना या विखंडन होना, ये सब पाचन कहलाती है। मधुमक्खी एवं निर्भर पक्षी यानी हमिंग बर्ड पौधों को मकरकंद से आपका भोजन प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी क्या करते हैं, पौधे के मकरकंद से भोजन प्राप्त करते हैं, फूल के मकरकंद को चूसकर अपना भोजन तैयार करते हैं। मधुमक्खी अपना शहद भी मकरंद से ही प्राप्त करते हैं। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण करते हैं। लाला रस यानी लार रस मंड को शर्करा में परिवर्तन कर देते हैं। आगे है कि आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होती है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि जो आमाशय को ठीक नीचे स्थित होता है। चलिए ये 62 हो गया। अब देखते हैं 63। ये देखिए कह रहा है प्रथम बार ब्यूमांट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। आगे है कि आपका क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना होती है। आगे देखिए होती है, आगे है जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है और इसे दीर्घ रोम या रासांकोर अथवा बिल्ली कहते हैं। आगे है कि अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। आगे है अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। आगे है शाकाहारी में के आमाशय में रुमेन होता है जो 4 चैम्बर में बटा होता है। यह भोजन प्राथमिक संग्रह करता है। आगे है अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा के चलने वाला भाग पदार्थ या कृत्रिम पांव कहलाता है। अमीबा अपना भोजन खाद्य रसधानी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से? मुंह से, यानी हम जब मुंह में भोजन डालते हैं वहीं से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है। कहाँ पे भाई? आमाशय से शुरू होता है। वासा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। वासा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। आगे है डॉक्टरी थर्मामीटर का परास आपका 35 डिग्री C टू 35 डिग्री C से लेकर 42 डिग्री C होता है, और आपका 94 से आपका 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? ऊर्ध्वाधर रखना पड़ता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसको हम लोग चालन कहते हैं। और ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना। कैलोरी में भी मापा जाता है, याद रखिएगा। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाते हैं, और तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाती है, याद रखिएगा। आगे है एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से इसकी उत्पत्ति होती है। एसिड समझते हैं, यानी अम्ल होता है। जो एसिड शब्द से एसिड की शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है अम्ल। ठीक है ना? अम्ल समझते हैं ना? जिसका स्वाद जो होता है चखने में खट्टा लगता है, जलीय विलयन खट्टा होता है। आगे देखते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल, पंखुड़िया इत्यादि ये सब प्राकृतिक सूचक होते हैं, याद रखिएगा। हल्दी, लिटमस, गुड़हल है ना, ये सब जो होते हैं, चुकंदर भी आप ले सकते हैं, ये सभी आपका प्राकृतिक सूचक होते हैं। आगे है मिथाइल ऑरेंज या नेफ्थलीन, ये सब कृत्रिम सूचक होता है, याद रखिएगा आदि। लिटमस पत्र को प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है। लिटमस पत्र की प्राप्ति आप लाइकेन से कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल कर देता है और क्षार को पीला कर देता है, याद रखिएगा। आपका नेफ्थलीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता है तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। आगे है गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी, मेजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। आगे है कि हल्दी अम्ल को नीला, पीला या क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र को विपरीत रंग में कर देता है। आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, याद रखिएगा। कैलेमाइन कैलेमाइनल माइलन कैलेमाइलन जिसे जिंक कार्बोनेट होता है, जिसमें क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है। वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता है, वो सब रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बन जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? फिर दूध नहीं बन पाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। जंग लगने में के लिए आपका ऑक्सीजन और जल दोनों, यानी कि जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है, पता ही होगा आपको। लवण युक्त जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है। जो लवण युक्त जल होता है वो जंग लगने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। ईस्ट वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज तथा इथाइल अल्कोहल तथा आपका CO2 में आपका चेंज कर देता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाती है। किण्वन कहलाती है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु के शरीर के अंदर ले जाना अंतःश्वसन तथा CO2 के युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वासन कहा जाता है। मतलब आप जब ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं तो श्वसन हो गया, और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं, तो ये जो आपका बाहर छोड़ रहे हैं अंदर ले आ रहे हैं, तो ये सब उच्छ्वासन हो गया। आगे है अंतःश्वसन के समय पसलिया जो होती है, ये पसलिया जो होती है ऊपर और बाहर की ओर अगर हम गति करती है, और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैस से विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल बिछा होता है, जो आपका श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। आगे देखते हैं। 92 हो गया, अब देखते हैं 93। ये देखिए, मछलियों के कोलोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैसों विनिमय का कार्य करता है। आगे है अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल है। रक्त एक तरल से बना है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के थक्का बनने की में पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स का अहम भूमिका है। रक्त का थक्का बनने में इसका ज्यादा भूमिका है, तो आपका याद रखिएगा प्लेटलेट्स।
है ना। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसे हम प्लाज्मा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे है रक्तचाप। रक्तचाप मापी या एस्फिग्नो मैनोमीटर से मापा जाता है। एक आपका रक्तचाप जो होता है रक्तचाप मापी या फिर एस्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतरण कोशिका द्वारा होता है। हृदय स्पंदन, है ना, यानी कि इसको हार्ट बीट बोला जाता है। ये लयबद्ध संकुचन या लयबद्ध विशांति होती है। मतलब जो आपका हृदय स्पंदन जो होता है आपका संकुचन और विशांति से बना होता है। आगे है कि हृदय स्पंदन यानी कि स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। हृदय का धड़कन किससे, तो स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, याद रखिएगा। आगे है कि मूत्र में जो होता है 95% जल होता है, 2.5% आपका यूरिया होता है, 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा इसको। आगे है कि पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन आपका चूसक खिंचाव बल के कारण होता है। मानव शरीर में के होठ में स्वेद ग्रंथियां नहीं होती है। अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में तना, है ना, पत्ती होता है। पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। पुष्प क्या होता है, पादप का मुख्य जनन अंग होता है। आगे है कि पत्ती के कक्ष से जो कलिका निकलती है यह विकसित होने का पर कायिक कालिकाएं कहलाती है। आगे है डालिया, है ना, डहेलिया शकरकंद जड़ें द्वारा पौधा का उत्पादन करता है। मॉस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। आगे है कि मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे एक लिंगी पौधा तथा सरसों, गुलाब, पिटूनिया उभयलिंगी पौधे ये सब होते हैं। ये सब उभयलिंगी पौधे के उदाहरण अगर आपसे पूछ दे, मक्का पपीता सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ककड़ी खीरा ये सब होता है। ये देखिए आप लोगों को पता होगा कि एक लिंगी पौधे में एक लिंगी पौधा कौन कौन हो जाता है, मक्का, पपीता और ककड़ी खीरा। तो सबसे ज़्यादा पपीता पूछा गया है, मक्का पूछा गया है। आगे है कि आपका सरसों, गुलाब, है ना, पिटूनिया ये सब उभयलिंगी होते हैं, है ना, जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, याद रखिएगा, उसको उभयलिंगी कहा जाता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय जो होती है फल में और बीजांड जो होती है बीज में विकसित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आगे है निषेचन अंडा युग्मज युग्मज कहलाता है और युग्मज जो होते हैं यानी जाइगोट जो होते हैं का विकास भ्रूण में होता है। कहाँ होता है, भ्रूण में होता है। अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। पराग कणों का परागकोश में वर्तिका तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था और गैलीलियो ने दूरबीन का भी आविष्कार किया था, याद रखिएगा। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है यानी गर्म हो जाता है और यही प्रक्रिया ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया था और रासायनिक प्रभाव की खोज फैराड नाम के वैज्ञानिक ने किया था, याद रखिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज एच.सी. आस्टर्ड ने किया था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। केवल वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा, प्रकाश जो होता है सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान व्यवहार करता है। आगे है कि अधिकांश ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति, है ना, यानी कि बीतान आपका कैनोपी कहलाता है। वनों को सजीवों के जीवन की इकाई कहते हैं। वनों को सजीवों के जीवन की क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण कम होता है, याद रखिएगा, कम भी ये किया जा सकता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 2005 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, है ना, द्वारा आपका 2005 से 2015 के अवधि के जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया था। बड़े और छोटे पाइपों के जाल को, है ना, क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं, सीवर कहते हैं। अब देखते हैं 126 हो गया, 127 हैजा, टाइफाइड, पोलिया, है ना, मेनिंजाइटिस,
हेपेटाइटिस, पेचिस, ये सब जो होते हैं ये जल प्रदूषण के कारण ये सब होने वाली बीमारी है। आगे है कि पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की मात्रा कितना है, 0.006% होता है, पीने लायक होता है। पृथ्वी पर जितना भी पानी पानी है, जल है, वो सब खारा है, लेकिन पीने लायक आपका 0.006% होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसार प्रति व्यक्ति की प्रतिदिन आपका 50 लीटर का ही पानी का उपयोग करना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति को, है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसार बताया गया था कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर पानी का ही यूज करना चाहिए। भूजल के भिन्न भिन्न स्तर जल तालिका कहते हैं, है ना। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। याद रखिएगा, खाद के उपयोग से मिट्टी में जल का धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। फसलों के खरपतवार को अलग करने की क्रिया को निराई कहते हैं। हार्वेस्ट एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसलों के काटने में किया जाता है। आगे है बीजों का बड़े पैमाने पर भंडार करना, ये साइलो कहलाता है। लीवर में विटामिन ए, कार्ड लीवर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है, ज़्यादा पाया जाता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जबकि टाइफाइड जो होता है ये आपका क्षय रोग जीवाणु से होता है। आपका क्लोमाइडोमोनस और स्पाइरोगाइरा ये जो होता है शैवाल है, और जबकि राइजोपस ये कवक है। जीवाणु एवं इष्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है, जिससे आपका इडली एवं डोसा इडली और डोसा बनाया जाता है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाने के हेतु कवक से प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया था। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए आपका 1798 में टीका का खोज किया था। टीके की खोज किसने किया था भाई? तो चेचक, टीके का खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने किया था, है ना। जेनर ने चेचक के लिए, कौन सा रोग के लिए? आप कब किया था? आपका 1798 में। एडीज मच्छर, एंडीज जो मच्छर जो होती है आपका डेंगू रोग के लिए वाहक होता है, और मादा एनोफिलीज जो होता है मलेरिया रोग के लिए होता है। रॉबर्ट कोच ने सन 1875 में आपका वैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज जिससे आपका एंथ्रेस रोग होता है, ये है। नींबू में कैंसर रोग जीवाणु से होता है। आपका गेहूं में आपका रस्ट रोग कवक से होता है। भिंडी में पीत रोग वायरस से होता है। ये सब रोग कौन से क्या होता है ये बता रहा है। खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग करते हैं, ये तो पता ही होगा। खट्टे पदार्थ को अगर ज़्यादा दिन तक रखना है उसमें नमक डाल के रखेंगे, जैसे अचार लोग बनाता है ना, नमक डालकर बनाता है, कुछ दिन ज़्यादा दिन रहता है कि नहीं, ऐसे रखेंगे तो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे है कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। आगे है कि जैम, जेली एवं स्कैवेंस का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा कीट द्वारा फैलता है। सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है। तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जीवाश्म या कोयला का उपयोग होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को आपका कार्बनीकरण कहते हैं। आगे है कि कोलतार और कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। कीटों को भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले नैप्थेलिन की गोलियां कोलतार से प्राप्त किया जाता है। कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। चलिए 198 हो गया, 58 भले 158 हो गया। अब 159 नंबर देखिए। चलिए यहाँ से 159 नंबर से देखिए, बोल रहा है कि पेट्रोल का उपयोग हल्का चलने वाले गाड़ी तथा डीजल का प्रयोग आपका भारी चलने वाले गाड़ियों में, वाहनों में किया जाता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ। विश्व का सबसे पहला तेल कुआं आपका पेंसिल्वेनिया अमेरिका में आपका 1859 में हुआ था सबसे पहले। याद रखिएगा जगह का क्या नाम था,
पेंसिल्वेनिया, ठीक है ना, जो कि आपका अमेरिका में पड़ता है, 1859 में। पेट्रोलियम या कोयला को काला सोना भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान गैस, मतलब सबसे ज़्यादा किसका, गैस का होता है, उससे कम द्रव का, उससे कम ठोस का होता है। सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप, सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप किसका होता है भाई, सबसे ज़्यादा जलने वाला ज्वलन ताप आपका ठोस से, उससे कम द्रव, उससे कम आपका गैस का। मैग्नीशियम प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश, है ना, मैग्नीशियम को जलाइएगा तो ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। आगे है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। ये तो आपको आता ही होगा। माचिस पर पहले एंटीमनी या ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण लगा होता है था। वर्तमान में माचिस पर केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, जबकि माचिस को रगड़ने वाली सतह पर कुछ कांच एवं लाल फास्फोरस लगा होता है। ताप में वृद्धि या रगड़ होने से लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और आग पकड़ लेता है, ये आपको पता ही होगा। आग बुझाने वाले कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना, ये दोनों होता है। सभी प्रकार के आग को बुझाने के लिए आप CO2 गैस का उपयोग करते हैं, ये उपयोग किया जाता है। आगे है, दहन की प्रक्रिया में सबसे गर्म भाग बाहरी भाग, उसके बीच थोड़ा सा मध्य कम रहता है और सबसे कम आंतरिक भाग होता है। नीला, पीला, काला इसका रंग होता है। सबसे नीचे वाला जो होता है, सबसे ऊपर वाला आपका नीला दिखेगा, उसके बीच वाला पीला दिखेगा और सबसे आंतरिक वाला काला दिखता है। ऊष्मीय मान का ऐसा ही मात्रक किलो जूल या किलोग्राम होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। हाँ, तो याद रखिएगा, सल्फर और नाइट्रोजन के कारण अम्लीय वर्षा होती है। और नाइट्रोजन तो होती है वायुमंडल में आपका 78% होता है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पाया जाता है। ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीय मान ज्यादा और ज्वलन ताप कम होना चाहिए। आगे है कि किसी व्यक्ति के कपड़ा में आग लगने की स्थिति में उसके कंबल से ढकना चाहिए, न कि अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ये उसके लिए अस्थि अम्ल, क्षार, त्वचा, ये सब के लिए हानिकारक होता है। वनोन्मूलन का अर्थ वनों के स्थान पर आवास या अन्य कार्य का होना। वनोन्मूलन से भूजल स्तर में भी कमी आ रही है। आगे है, वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे एवं जंतु के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला पेड़ पौधा जंतु को क्रमशः वनस्पति जात या प्राणी जात कहते हैं। आगे है कि जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहता है, इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। आगे है कि रेड डाटा पुस्तक में सभी प्रकार के लुप्त जीव जंतु एवं पेड़ पौधे को रखा जाता है। प्रवासी पक्षी प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। आगे है कि प्रत्येक शुक्राणु में एक कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। जौन कोशिका में उपस्थित XY और XX गुणसूत्र का आकार जो होते हैं, X का जो Y से बड़ा होता है, ज्यादा होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका का बना होता है। परखनली शिशु में निषेचन बाहर तथा विकास अंदर होता है। आगे देखते हैं। ये देखिए, बोरा के निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूण के कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप अंग का निर्माण पूरा होता है। आपका आगे है कि टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। आपका है, टेडपोल से मेढक में रूपांतरण के लिए जल में I2 की उपस्थिति अनिवार्य होता है। आगे है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में द्विविखंडन होता है। किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव का उत्पन्न करता है उसको युग्मनज कहते हैं। आगे है, किशोरावस्था को
आपका टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र को एडम्स या एडम्स एप्पल कहते हैं। वृषण पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन तथा अंडाशय स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन को उत्पादित करता है। टेस्टोस्टेरोन जो होती है आपका ये एक हार्मोन है जो पुरुष में होता है, और अंडाशय जो स्त्री का जो अंडाशय होता है उसमें एक हार्मोन उत्पन्न होता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये उत्पादित करता है। आगे है एडिनेलिन हार्मोन जो होता है रक्त के में नमक यानी लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही क्रोध, चिंता, उत्तेजना, हृदय भी नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मेढक में आपका थायरॉक्सिन के स्राव से ही आपका टेडपॉल वृद्धि कर पाता है, जिसके लिए I2 की होना आवश्यक है। पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस इत्यादि में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जितने भी पत्तीदार सब्जियां हैं जैसे पालक वालक खाते हैं लोग, उसमें आपका गुड़, मांस या लोहा प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। आगे है बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। कोई भी वस्तु की अगर आप चेंजिंग लाना चाहते हैं तो बल के माध्यम से उसको कर सकते हैं। घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में लगती है, ये तो आपको पता ही होगा। देखते हैं टायर में, देखते हैं गोटी भी लगाया रहता है तो उल्टा लगाया रहता है। चुंबक द्वारा लगाया गया आगे देखिए, बोल रहा है कि चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। द्रव तथा गैस बर्तन के दीवार पर दाब डालता है, ये तो आपको पता ही होगा। द्रव जो भी है आप पानी उनी में भरते हैं, थी वाले द्रव जो आप बाल्टी उल्टी में किसी बर्तन में भरते हैं तो द्रव का दबाव कहाँ होता है? उस दीवार पर उसके। चाहे गैस भी किसी बर्तन में आप भरते हैं, जैसे सिलेंडर में नहीं भरा रहता है गैस उस, तो उसका दबाव कहाँ होता है? उसके दीवार पर होता है। आगे है कि सतह के बीच अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। सतह के बीच में अनियमितता के कारण घर्षण बल लगेला। तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को आपको कर्षण भी कहा जाता है। आगे है विद्युत निष्कर्षण में उपयोग होने वाले छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर O2 और H2 गैस क्रमशः धन ऋण और धन और ऋण ध्रुव पर निकलता है। सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहलाता है। जब एम्बर एक प्रकार के रॉड को फर से रगड़ते हैं तो यह विद्युत स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माने प्लस प्लस क्या होते हैं? दूर भागेंगे, माइनस माइनस दूर भागेंगे, लेकिन प्लस माइनस एक दूसरे से सट जाते हैं। यही आवेश का गुण होता है। आगे है विद्युतदर्शी से आपका किसी वस्तु के आवेशित होने का पता लगाया जाता है। विद्युत विसर्जन त्वरित के समय उत्पन्न होता है। दुर्बल भूकंप के क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत में केंद्रीय विद्युत समस्त पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान, सिंध गोमा के मैदान तथा दक्षिण भारत के कुछ भाग दुर्बल भूकंप क्षेत्र में आते हैं। भूपट्टी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट है। चिकने पृष्ठ से हमेशा नियमित परावर्तन, खुरदरे तथा या अनियमित पृष्ठ से विसरित परावर्तन होता है। आगे देखते हैं 120 नंबर 220 नंबर अब देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए 220 नंबर है। बोला है कि परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा तथा आंख के रंग के लिए उत्तरदायी है। शंकु जो तीव्र प्रकाश एवं शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। शंकु रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सहसों छोटे नेत्रों में से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। आगे है कि रात्रि में देखने वाले जंतु रेटिना में बड़ी संख्या में आपका शालकाएं जो होती है तथा कम मात्रा में शंकु होता है। इसके विपरीत दिन में दिखने वाले जंतु में होता है। ये पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है और अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है।
तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है, लेकिन इसका आकार नहीं बदल सकता। इसका गुण को दृढ़ता कहते हैं। आगे है, अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का विसरण आपका तीव्रता से होता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान का समान रहता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस अवशोषण को गलन या संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव, गैस, दाब, तापमान के द्वारा तय होती है। एक ATM वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 × 10⁵ PA यानी पास्कल। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण या क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया होता है। सतह से उड़ना, जैसे कि वाष्पीकरण मतलब कि जैसे कि मान लीजिए द्रव का सीधे वाष्प में ये गर्म होकर नहीं हो जाता है। जैसे आप पानी को ही गर्म कर रहे हैं, गर्म आपका जैसे ही 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जब जाता है तो वो वाष्प बनना शुरू हो जाता है, वाष्प बन के उड़ना चालू हो जाता है। ये आपको पता होगा। आगे है कि क्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। क्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में आपका प्लाज्मा होता है। कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से आपका BEC तैयार किया जाता है। आगे है कि रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया को आपको क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच में 25 डिग्री C से कम का अंतर होता है उसे हम प्रभाजी आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। आगे है कि वायु से विभिन्न गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों को प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है। पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता है भौतिक गुण कहलाता है। मोमबत्ती के जलने में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने दिया। 92 तत्व प्राकृतिक हैं, 11 तत्व गैस, 2 द्रव अवस्था में पाया जाता है। H2S एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसा गंध होता है। यौगिक को केवल रासायनिक एवं या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। केवल विषमांगी मिश्रण को टिंडल प्रभाव दर्शाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है। डाल्टन के ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। तत्व के प्राकृतिक का सुझाव सर्वप्रथम वर्जिलियस ने दिया। एवोगाड्रो संख्या को Na से निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है। Na बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन, जिसको हम लोग 22.4 लीटर भी बोलते हैं। ये एवोगाड्रो संख्या बहुत बार पूछा जाता है, ये इसको याद रखिएगा, जिसको हम लोग लीटर में 22.4 लीटर बोलते हैं। सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने दिया था। परमाणु अविभाज्य न होने के कारण परमाणु स्थिर विद्युत या विद्युत चालन की स्थिति में से मिलता है। आगे है कि प्रोटॉन की खोज केनाल रे के रूप में गोल्ड स्टील ने आपका 1886 में किया था, परंतु बाद में इसका व्याख्या प्रोटीन के रूप में रदरफोर्ड ने किया था। जे थॉमसन का पहला वैज्ञानिक था जिसने परमाणु मॉडल दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज के 1905 में आपका थॉमस ने, है ना,
नोबल पुरस्कार मिला था उनको, थॉमस ने किया था। तो आगे है कि परमाणु उदासीन है, इसके बारे में थॉमस ने ही बताया था। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक भी माना जाता है। रदरफोर्ड ने ही बताया था कि परमाणु त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या के तुलना में 10 के पावर 5 गुना बड़ा होता है। परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नील्स बोर ने किया था। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से मृत तथा ल्यूवेनहॉक ने आपका तालाब से निर्मित जीवित कोशिका की खोज की। रक्त का पंप हृदय करता है। प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक तथा केंद्रक कोशिका द्रव्य सभी कोशिका का प्रमुख अवयव है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है तो उसे परासरण कहते हैं। अल्प परासरण कोशिका फूल जाएगी अल्प परासरण द्वारा। सम परासरण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अति परासरण में आपका कोशिका चिपक जाएगी। एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका जो होती है परासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और जो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। अमीबा तथा अनेक एक कोशिकीय जीव अपना भोजन एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करते हैं। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव्य संकुचन कहलाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। आगे है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है और केंद्रकाएं हो कहते हैं जिसको। आगे है जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। आगे देखिए कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य मिलकर क्या बनाता है जीव द्रव्य। यकृत विष तथा दवा को निराकरण करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, याद रखिएगा। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में जमा रहता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण ईआर में होता है। माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है ना। माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसी भी प्रकार के झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। आगे है इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ का निराकरण चिकनी अंतःद्रवी जालिका द्वारा होता है। आगे है गाल्जी उपकरण सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है। गाल्जी उपकरण का परीक्षण आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है। रक्त ऑक्सीजन भोजन हार्मोन अपशिष्ट पदार्थ का वहन करता है। रक्त फ्लोएम तथा पेशी ऊतक का उदाहरण है। विभयोजक तक ऊतक में राजधानी नहीं होता है। एस्क्लेरेन्काइमा की भित्ति जो होती है लिग्निन के द्वारा कारण कठोर होता है। आगे है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र के द्वारा होता है। आपका पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। आपका फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होते हैं होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है उसको हम एपिथीलियम के परत से अवश्य गुजारता है वो, है ना। आगे है कि आहार नाल तथा मुंह के स्तर सल्की एपिथीलियम से ढका होता है। जहाँ पाचित भोजन का अवशोषण तथा स्राव होता है वहाँ का भीतरी स्तर स्तंभाकार एवं एपिथेलियम से बना होता है। आगे है कि प्लाज्मा रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन या परिवहन करता है। एरियोलर संयोजी ऊतक अंगों के भीतर खाली स्थान को भरता है। अस्थायी ऊतक विभजोतक का एक ही प्रकार के होता है जो विभाजन की क्षमता को खो चुका होता है।
तने की परिधि पार्श्व विभेदोतक के कारण बढ़ता है। वाहिनिकाएं में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होता है। आगे है बाह्य त्वचा का कार्य प्राकृतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय, वाष्पोत्सर्जन है। आगे है पेशीय ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन में प्रोटीन पाया जाता है। आगे है कि सहचर कोशिका में आपका परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है। मरुस्थलीय पौधा में जल ह्रास की दर में कमी क्यूटिल से होता है या उप त्वचा से होता है। कार्क कोशिका में सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है। आगे है कि जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक वाहिनिका में पाया जाता है। अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण के उसके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है कह रहा है कि जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 ईस्वी में डार्विन ने किया, अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया था। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। कवक विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। लाइकेन जो होता है सहजीवी कवक एवं शैवाल के बीच पाया जाता है। अब ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधा संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और इसमें खुला हुआ परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। आगे है कि मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव है, जैसे ऑर्चिल, स्टारफिश इत्यादि। उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, जैसे मेढक हो गया या सैलेमेंडर, टोड, ये सब उभयचर जीव कहलाते हैं, ये चीज को याद रखना है। इसमें शल्क नहीं पाया जाता है। आगे है इकाइनोडर्मेटा में चलने के लिए नालपाद होता है। सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता है। गति की परिभाषा या तथा रासायनिक तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया था। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। आनत तल पर कोई पिंड उतने ही ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई से बड़ा होता है। जितना ही ऊंचाई तक छोड़ा गया होता है। फिर से एक बार बता देते हैं। अनाथ तल का पर कोई पिंड उतना ही ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई से छोड़ा गया। आगे है कि गोली की गति को बदलने के लिए असंतुलित बाह्य बल तथा गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए संतुलित बल का आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम 1640 ईस्वी में गैलीलियो ने लोलक घड़ी का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रहों के बारे में पता लगाया। वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है न कि पृथ्वी के। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। विस्थापन समानुपाती टी तो एक समान वेग होता है। विस्थापन समानुपाती टी स्क्वायर एक समान त्वरण होता है। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे है मकर ध्वज के रूप में HGS का जो जाना जाता है, और HGS जो होता है आपका सिंदूर का सूत्र होता है। सोना का शुद्धता मापने के लिए आर्किमिडीज के नियम का उपयोग किया जाता है। आगे है कि जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज किया। आगे है स्लिंकी एक प्रकार के पतला स्प्रिंग होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग कंपन से उत्पन्न होता है, जो कि एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा है। आगे है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की और उसकी व्याख्या आइंस्टाइन ने किया था। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्ति ध्वनि को स्वर कहते हैं। किसी का एकांक
क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि तीव्रता कहते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम यहीं तक बताएँगे और अगले वीडियो में जो शेष बाकी रह गया, अगले वीडियो में कंप्लीट लेकर आ जाऊँगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं इसका दूसरा पार्ट तुरंत लेकर आपके लिए उपस्थित रहूँ। मैं मैथ तो करा ही रहा हूँ, साथ में तो सोचा कि थोड़ा-सा जीके जीएस जो 40 नंबर का अ, कॉमन पेपर है, वो सबके लिए है, वो उसको भी थोड़ा देखना ज़रूरी है, क्योंकि 40 नंबर में भी अगर नहीं देखते हैं, तो यहाँ से हमारी गड़बड़ हो सकती है। मैथ को स्ट्रॉन्ग तो करना ही है, जिसका मैथ सब्जेक्ट है, इसको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है? अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए, तो बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।